मेधा बताओ। ठीक है, पहले का तो ऐसा कुछ है नहीं जो जनरली कंफ्यूजन टाइप हो। अगले सब क्लियर है पीछे का सब, है ना? कल वाला हमको समझ में नहीं आया जो आप सेंड हाँ, जो कल मैं पढ़े भेजा नहीं, हूँ उसको आज हम मतलब वो पढ़ेंगे। इंटरव्यू कैसे। हाँ, क्या क्या मुख्य कंपोनेंट है, क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना? आज इसी को शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका जो हेडिंग है वो है कंपोनेंट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है ना? कंपोनेंट ऑफ इंटरव्यू में हम बहुत सारे पॉइंट्स उसमें आप लोग को लिखवाए थे, जो हमने स्लाइड दिया है तो बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया है, सबका हेडिंग भी दिया है उसमें। किस किस डायरेक्ट हाँ, क्या क्या नॉन इंटरव्यू, वेरिफिकेशन है, सबमिशन है। ठीक है, आवाज आ रहा है बढ़िया से? यस सर। आकांक्षा, हाँ आवाज आ रहा सर, है? आ रहा है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट, मतलब कि इंटरव्यू में वो उसके कौन कौन से अंग हैं, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, उसको उसकी समझ रखना जरूरी है हम लोगों को। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें हम वर्ड यूज किया रैपो, RAPPORT, रैपो। रैपो वर्ड सुना है आपने पहले भी? रैपो कहते हैं ना, रैपो, एक अच्छा रैपो डेवलप होना चाहिए, लोग वर्ड यूज करते हैं रैपो। वर्ड सुना है पहले? नहीं। रैप रैपो नहीं का सर। इंग्लिश में वर्ड यूज होता है रैपो। कहते हैं लोग कि अगर किसी से हाँ। बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा रैपो डेवलप कीजिए, आप अपना एक अच्छा रैपो होना जरूरी है। रैपो का मतलब होता है एक घनिष्ठता। हिंदी में अगर मैं बात की जाए तो इसका मतलब होता है सौहार्द स्थापना। ठीक है ना? एक अच्छा समरसता की व्यवस्था या घनिष्ठता, जो कुछ भी कहिए, शाब्दिक अर्थ इसका रैपो का यही होता है। तो इंटरव्यू के दौरान ये वर्ड्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटरव्यू में, कि आप रैपो डेवलप करें। ठीक है ना? आप क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे फोर एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू डेवलप द रैपो, यानी कि एक अच्छा संबंध, एक अच्छा घनिष्ठता स्थापित करना है इस क्लाइंट के साथ। ठीक है ना? तो लिटरली मीनिंग जो रेपो का होगा, दैट रेफर्स टू द पॉजिटिव कंफर्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर्स एंड क्लाइंट्स। इंटरव्यूअर्स और क्लाइंट के बीच एक पॉजिटिव और कंफर्टेबल रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश होना जरूरी है, और इसी को हम लोग रैपो बोलते हैं। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों जरूरी है। जनरली आम इंटरव्यू में रेपो वाली बात नहीं होती है। अदर बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बिजनेस पर्पज से इंटरव्यू हो रहे हैं, या फिर आप किसी प्रकार का टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू हो रही है, या और भी डिफरेंट टाइप प्रोफेशनल्स इंटरव्यूज हो रहे हैं। वहाँ पर रेपो रेपो का इतना इतना महत्व नहीं है, इतना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए या क्लिनिकल सेटअप में क्लिनिकल इंटरव्यू आप ले रहे हैं, वहाँ इतना इसका महत्व। ठीक है ना? तो यह घनिष्ठता आखिर क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है क्यों घनिष्ठता जरूरी है? हम अगर क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, परेशानी को समझने के लिए, हाँ, क्लाइंट की परेशानी को समझने क्लाइंट की परेशानी को समझने के लिए ये रेपो का होना बहुत ही जरूरी है। नाउ देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये रेपो क्यों डेवलप करना जरूरी है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो क्लाइंट है वो आपके यहाँ फर्स्ट विजिट कर रहा है। ठीक है ना? पहली बार मिलने जा रहा है, तो नेचुरली है कि आदमी भयभीत रहता है, पहले से ही थोड़ा सा वो भयभीत रहेगा। ठीक है ना? कि पता नहीं जो इंटरव्यू लेने देने जा रहे हैं तो मुझसे क्या क्या पूछेंगे। ठीक है ना? एक आदमी का जनरली हमारा डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले से भय रहता है कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पर, क्या नहीं पूछेगा, किस प्रकार का हमारा सेशन होगा। तो एक प्रकार का भयभीत होना लाजमी है। कोई भी क्लाइंट है पहली बार या पहले उसने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया है,
या क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं फेस किया है पहले, तो अगर वो पहली बार जाता है इस इंटरव्यू पर्पस के लिए या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो एक आशंका जरूर रहेगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो एक तो ये रीज़न है कि उसके पास भय आशंका रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि इस सेशन के बारे में, इंटरव्यू सेशन के बारे में एक गलत धारणा भी हो उसके मन में, कुछ भ्रांति या गलत धारणा, गलत फहमी भी हो सकती है कि बहुत कुछ हो सकता है। आदमी जब पहले से देखा नहीं है, जाना नहीं है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करेंगे, वो बहुत सारी भ्रांतियां भी हम मन में बैठा हो सकता है आदमी के। हो सकता है वो सोचे कि जाएगा हमको ये हिप्नोटाइज कर देगा, कुछ ऐसा खिलाएगा या कुछ ऐसा पिलाएगा कि मेरे बारे में जानकारी लेगा, है कि नहीं। तो ऐसे भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं। थोड़ा सा आदमी के अंदर एक पहले से डर, गलत फहमी और डर है। तो नेचुरली है कि जो फर्स्ट विजिट हो रहा है आदमी, वो आपके पास बहुत सारे मिसपरसेप्शंस, ठीक है ना, एंड फियरफुल होकर आपके पास हो रहा है। समटाइम्स ही मे बी नर्वस ऑल्सो, नर्वस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सारे सिचुएशंस में अगर आपके पास जाता है तो वहाँ पर अगर आपका जो एटीट्यूड है या आपके यहाँ पहुँचने पर वो अगर कंफर्टेबल नहीं फील करेगा और इसी धारणा से वहाँ जाएगा, तो पहले से मन में बैठा के आ रहा है, तो ये इंटरव्यू सेशंस जो होगा वो सही नहीं जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि पहले से ही वो डरा हुआ है, पहले से ही वो एक अलग मिसकंसेप्शंस लेके आ रहा है, और अगर वहाँ पर उसको आप कंफर्ट स्टेट में नहीं रखते हैं, उसको आप इजी नहीं करते हैं, तो इंटरव्यू सेशंस जो है वो बढ़िया नहीं होगा। इंटरव्यू का जो मुख्य उद्देश्य है इंटरव्यू का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये रेपो का, इस घनिष्ठता का संबंध, घनिष्ठ संबंध बनाना या घनिष्ठता का संबंध होना क्लाइंट के साथ इंटरव्यूअर का बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पर जाने से क्लाइंट जो है वो वहाँ पर जाने में संकोच, शर्म फील करे, ठीक है ना, गिल्ट भी फील करे, शर्म फील करे। बहुत सारे लोग हैं नहीं जाना चाहते साइकिल, कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा ही इस प्रकार का प्रॉब्लम है कि वो किसी से भी डिस्कस करने लायक नहीं है, या उसको डिस्कस करने में संकोच हो रहा हो, शर्म फील हो रहा हो, गिल्ट फील हो रहा हो, तो वहाँ से वहाँ जाने से घबराए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सारे चीज़ों के कारण है कि वहाँ हमें जो है रेपो का इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर सौहार्द स्थापना, वहाँ पर समरसता का निर्माण करना उस इंटरव्यू सेशंस के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट्स का विलिंग ना हो, पेशेंट्स ना जाना चाहता हो, मतलब उसका एकदम अनविलिंग हो कि आई डोंट वांट टू गो टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है ना। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स, या हो सकता है कि वो कहीं पर काम कर रहा है वर्क प्लेस में, वहाँ पर भी उसको फोर्स किया जा रहा है कि भाई आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो ठीक नहीं है, या जिस प्रकार से आपका जो अभी जो चल रहा है, आपके साथ जो परिस्थितियाँ हैं वो सही नहीं है, या जो आपका बिहेवियर जो पैटर्न है वो ठीक ठाक नहीं है, तो उस व्यक्ति को प्रेशराइज किया जा सकता है, उसको फोर्स किया जा सकता है कि आप तुम जाओ वहाँ पर अपना चेकअप कराओ, है कि नहीं। आप जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास, और आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। बहुत सारे थ्रेटनिंग भी आ सकता है, नहीं जाओगे तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। फैमिली में अगर हो सकता है, पढ़े लिखे फैमिली में है, वहाँ वाइफ है, वो देख रही है कि बिहेविंग समथिंग different ways, so he may sometimes force him that you go and take a help from psychologist. So hello, यस सर। हाँ सर, आ रहा है आवाज? हाँ आवाज इसमें एकदम धीरे आने लगा। धीरे आ रहा है आवाज? अभी ठीक है, ठीक आ नहीं, रहा है ठीक सर, तो लेकिन आ आपका रहा है। स्क्रीन अभी हाँ ठीक है। ठीक है, अभी आवाज? हाँ यस सर सर। अभी ठीक। तो मैं कह रहा था
कि समटाइम्स जो क्लाइंट हो वो अर्जेंसी फील नहीं कर रहा हो, उसको इतना जरूरी नहीं लग रहा हो कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन बाहरी दबाव उसके ऊपर हो सकता है, उसके परिवार वालों का दबाव हो सकता है, जो वर्क प्लेस में काम कर रहा है वहाँ से दबाव हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ऐसे परिस्थिति में वो बिना इच्छा के आ रहा है साइकोलॉजिस्ट के पास। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे सिचुएशंस हैं, तो यहाँ पर अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर उस टाइप का माहौल नहीं रखेंगे, इंटरव्यूअर और क्लाइंट के बीच अगर सही माहौल नहीं रहेगा, तो फिर इंटरव्यू को स्थापित करना, इंटरव्यू को एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? लगता है सर? यस। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि हमारे लिए रेपो का बनाना जरूरी है, एक अच्छा घनिष्ठ संबंध, एक पॉजिटिव रिलेशंस बनाना क्लाइंट के साथ जरूरी हो जाता है। नाउ और भी कारण कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं हमें कि हमें अच्छा रिलेशन वहाँ बनाना जरूरी है। कुछ और भी कारण हो सकता है जो आपको लगता हो कि जरूरी है अगर रेपो बनाना क्लाइंट के साथ। दूसरी चीज ये है कि तो यही रीजन होगा। हाँ, एक और भी चीजें हैं कि देखिए, जो व्यक्ति आ रहा है पहली बार मिलने आ रहा है, इंटरव्यू के लिए पहली बार वहाँ जा रहा है, तो और वहाँ पर वो उन सारी बातों को डिस्कस करने जा रहा है जो बहुत ही उसके लिए व्यक्तिगत है, प्राइवेट नेचर्स की बातें हैं, ठीक है ना? प्राइवेट नेचर की है, बहुत सारे डिफिकल्ट मैटर हैं जिसके कारण उसको स्वयं में परेशानी हो रही है, मतलब डिस्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत ही व्यक्तिगत टाइप की चीजें हो सकती है, बहुत इंडिविजुअल नेचर्स का, प्राइवेट नेचर की बातें हो सकती है, और बहुत सारे बातें ऐसी हो सकती है जो हाईली इमोशनल नेचर की है कि नहीं? यस। ऐसे में अगर बढ़िया वातावरण नहीं रहेगा, एक कंफर्टेबल वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा इंटरव्यू सेशन का, तो व्यक्ति खुल नहीं पाएगा, है कि नहीं? एक अनजान के सामने, एक अनजान व्यक्ति के सामने अपने सारे समस्याओं का, अपने सारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स, अपने सारे जो इमोशंस को शेयर करना इतना आसान नहीं होता है। होता है इतना आसान? किसी के सामने आप अपनी सारी बातें को रख देंगे ऐसे इतना आसानी से? नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं सर। नहीं रखेंगे आप, इतना आसान नहीं होता है कि अपनी सारी बातें तो वो बहुत। हाँ हाँ, मेधा बोलो। बोल रहे थे अगर इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं होगा तब तो और भी शेयर नहीं कर पाए। हाँ, अगर वो वहाँ पर नहीं रहेगा इस टाइप से माहौल, अगर सौहार्द वाला माहौल नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल है कि वो चीज़ों को वहाँ पर अपना रख पाए, है कि नहीं? तो ये क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इस प्रकार के माहौल एकदम सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट। आप जहाँ इवन काउंसलिंग सेशंस में भी आपको एक पहली बात ये बात बताई जाएगी कि वहाँ पर आप जो आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं या वहाँ की जो व्यवस्था, माहौल जो हो, वो एकदम से ईजी हो, कंफर्टेबल हो क्लाइंट्स, ये आपको निर्माण करना है ऐसा माहौल का, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट है वो वहाँ पर अपने आप को सेफ फील करे। क्या कैसा फील? कंफर्टेबल एंड सेफ फील करे। सेव। सेफ फील करने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल सिक्योरिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ की ये सेफ नहीं है कि वहाँ पर कोई जाके उसको मार रहा है, पीट रहा है, ये फिजिकल सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। बात है वहाँ पर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो माहौल जिस ऐसा ना हो वहाँ पर आपके या पास क्लाइंट का कि वो हर्ट हो किसी प्रकार का, उसको इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? फिजिकली हर्ट की तो सवाल उत्पन्न नहीं होता है। फिजिकली हर्ट अगर हुआ है या उसकी संभावना है तो वो तो पुलिस के पास जाएगा। इस प्रकार का कोई प्रताड़ना, उसको शारीरिक प्रताड़ना मिल रही है या मिलने की कहीं पर लगता है कि चांस है, तो हेल्प के लिए पुलिस के पास जाएगा। आपके पास कोई फिजिकल हेल्प के लिए या फिजिकल सिक्योरिटी के लिए नहीं आया, वो आपके पास साइकोलॉजिकली सिक्योरिटी के लिए आया, ठीक है ना? इमोशनली सिक्योरिटी के लिए आया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगेन एक तो वो अपने आप में आकांक्षा हाँ चली गई, okay, आ गई है। तो एक तो वो जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स में इमोशनल प्रॉब्लम के साथ आया है, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो सिक्योरिटी है
वो हम उसको प्रिजर्व रखें और हम अपने तरफ से उसको हर्ट न करें। ऐसा कुछ इस टाइप से हम हमारे बिहेवियर पैटर्न में या हमारे कंडक्ट में कुछ ऐसा ना हो कि हम हमारे द्वारा किसी प्रकार का हर्ट हो, इमोशनली हर्ट हो या उसकी उसकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को ठेस पहुंच रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये रेपो के अंदर आती है। रेपो के लिए ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें कैसे ये तो बातें थ्योरेटिकली हो गई कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, घनिष्ठता बनाना है और इसके लिए हमने कारण बताया कि क्यों बनाना है, क्योंकि पेशेंट्स को खुलना है, खुल के जब तक आएगा नहीं सामने, अपनी बातों को रखेगा नहीं, तब तक तो आप उसको समझ नहीं पाए। लेकिन कैसे करना है ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है कि इसको कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अपने व्यक्तिगत एटीट्यूड में एक चेंज लाना पड़ेगा। आपको अपने एटीट्यूड में प्रैक्टिस के माध्यम से धीरे धीरे यह चेंज लेके आना है कि आपको आपके अंदर एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से, किसी भी टाइप का, किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी परिस्थिति में कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, जैसा भी हो, जिस स्थिति में हो, जिस बैकग्राउंड से हो, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेंस की एटीट्यूड्स आपको अपने अंदर डेवलप करना है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का भेदभाव आपके द्वारा लक्षित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अंगीकार करने की, स्वीकार करने की भावना, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस के अंदर लाना है। किसी भी बैकग्राउंड से क्लाइंट्स आता है तो उसके बाद आपको उसके लिए रेस्पेक्ट डेवलप करनी है, ठीक है। रेस्पेक्ट डेवलप करना है क्लाइंट्स को लेकर। ऐसा नहीं कि आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसा भी है वो, जिस परिस्थिति में है वो, ठीक है ना, वो अपनी बात ऑनेस्टली रख रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल है वो, ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, प्रॉब्लम के साथ आया हुआ है वो, ठीक है ना। समटाइम्स लगे कि बहुत ही पता नहीं क्या है ये, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस यानी कि दिल बड़ा करना है अपना, समझ में आ रहा है ना? अपने आप को, अपने को बड़ा करना है, क्योंकि वो बंदा जो आया है आपके पास वो कुछ न कुछ समस्या के साथ आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसा कोई मैजिक नहीं है या कोई दवाई नहीं है कि भाई 5-10 मिनट में उसको हम चेकअप किए, दवाई लिख दिए, चले गए। सेशन हो सकता है कि लंबा चले, सेशन हो सकता है कि आ, आ, सप्ताह चले, सेशन हो सकता है कि महीनों चले। तो इस कारण से एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट्स को स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस करना है, ठीक है ना, रेस्पेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर समझ जो होगी वो क्लाइंट्स के बारे में डेवलप, मिलेगा। हाँ, या बेहतर समझ होना, डेवलप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि घनिष्ठता बढ़ाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम भी फ्रेंड हो जाए, मतलब कि एकदम से सारे सारे के साथ दोस्ताना याराना संबंध, तो ये नहीं, ये संबंध की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई एक कॉन्टेस्ट नहीं है कि आपको पॉपुलैरिटी कंटेस्ट के मतलब में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। घनिष्ठता का मतलब ये नहीं है कि आप कि मतलब एकदम से आपको दोस्ताना और याराना हो जाना है, या यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट एनी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं वो कंटेस्ट फॉर द पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी कंटेस्ट नहीं है। समटाइम्स जो नए नए जो, Just rejected. हाँ, नए नए इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई रेपो डेवलप करना है, चलो मैं आई वांट टू बी द बेस्ट, क्या कहते हैं क्लिनिशियंस, मेरे द्वारा सबसे बढ़िया रेपो, रोगी मेरे से जाएगा तो वाह वाह होके जाएगा, खुश होके जाएगा। तो वो बात भी नहीं है यहाँ पे। रेपो का एग्जैक्ट जो थीम है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेपो डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आप पॉपुलैरिटी कंटेस्ट को जीतने जा रहे हैं, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो
एक तो मैंने ये बताया कि आपको अपनी एटीट्यूड चेंज करना है, एक्सेप्टेंस की भाव लाना है आपके अंदर। दूसरी चीज़ें और भी हैं कि आपको प्री जजमेंट नहीं करना है। प्री जजमेंट का मतलब समझते हैं? जजमेंटल नहीं होना। हाँ, जजमेंटल नहीं होना है। बट जजमेंटल कब होते हैं हम लोग? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, बिना विचार किए एकदम से निर्णय ले लिए, ठीक है ना? Yes. हम सिचुएशंस को, उसकी ग्रेविटी को समझे नहीं, ना उससे हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किए, किस बैकग्राउंड से आया है, किस परिस्थिति में आया है, ऐसा कर रहा है तो क्या है। कहने मतलब कि बिना सोचे Judge समझे, कर रहे हैं। हाँ, बिना जांच पड़ताल, बिना पूछे पाछे, और हम एकदम से उसको ऐसा बोला और हमने उसको रिप्लाई कर दिया कि भैया ये गलत है या ये सही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना गुनाह है, ये पाप है, ऐसे ऐसी बात। कहने का मतलब ये है कि आपको प्री जज नहीं करना है, सबसे विशेष ध्यान रखना। क्योंकि प्री जजमेंट अगर करेंगे आप इनिशियली स्टेज में, कभी भी प्री जजमेंट करते हैं तो आप उसके उसके पर्सपेक्टिव्स में चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एम्पैथी कहते हैं इसको, कि आपको अगर किसी व्यक्ति का समस्या समझना है तो उसके स्थान पर खड़ा होकर देखना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ से आप देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि यार ये तो गलत है, ये ऐसा करना नहीं करना चाहिए, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं, आप ये कैसे विचार लाते हैं, आपके विचार नहीं करना, फिर ये काम गड़बड़। फिर आपको ना तो वो समझा पा रहा है और ना आप उसको समझ पा रहे हैं, ना तो अपनी समस्या के सामने वो समझा पाया और ना ही आप उसको समस्या को समझना चाहते, ठीक है ना? तो प्री जजमेंट की जो, या जजमेंटल होना बहुत ही घातक है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो जान लीजिए कि एकदम से आपको जजमेंटल होना नहीं है किसी भी स्टेट में। जिस प्रकार से वो आपके सामने बातें रख रहा है, जो भी बातें रख रहा है, आपको उतनी तन्मयता के साथ, उतनी गहराई के साथ सुनना है, तो समझना है। देन उसके अंदर किसी प्रकार की रिजेक्शन, यानी कि जजमेंटल नहीं होना है, रिजेक्शन की फीलिंग नहीं। ऐसा नहीं कि आप उसको तिरस्कृत कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं बेस्ड ऑन जजमेंट। आपने निर्णय कुछ ले लिया उसके बारे में और आपने उसको तिरस्कार की भावना में उसको ठुकरा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें। और ना ही किसी प्रकार की क्रिटिसाइज करना है, किसी प्रकार की आलोचना से बचना है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नेगोशिएशंस में ध्यान रखना है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, एंड इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ परसिवनेस। यानी कि एक दूसरे के बीच टॉलरेंस की फीलिंग होनी चाहिए, रेस्पेक्ट का होना जरूरी है, और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट का होना चाहिए। और बहुत सारी बातें बताएं इसमें आप लोगों को। ये सारी पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये म्यूचुअल ट्रस्ट, ये कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ये परमिसिवनेस या टॉलरेंस, इन सारे चीज़ों का मुख्य उद्देश्य यही है। पेशेंट्स जो हैं आपके पास आए तो अपने आप को ईजी फील करे, कंफर्टेबल फील करे, सिक्योर फील करे, सेफ एंड सिक्योर फील करे, ताकि वो अपनी समस्याओं को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को आपके सामने अच्छी तरह से निर्भीक होकर बता दें। बिना लज्जा, बिना संकोच के रख सके। अगर ये ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि आपका पहला काम सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्थिति में एक बेहतर रेपो का होना जरूरी है। इसके लिए आप बहुत सारे और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति जो है थोड़ा सा डरा हुआ है या भ्रमित है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या एकदम से आया है और नर्वस टाइप है, तो इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करने की अपेक्षा आप उसको नॉर्मल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको कंफर्ट लेवल में ले जाने के लिए, कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, कैसा है बाहर का वेदर, लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, या मेरे यहाँ आने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई। तो ऐसा करके एक स्टार्ट देना है आपको। शुरुआत जो है किसी प्रकार के इंटरव्यू में, आप जो ये जो क्लिनिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा डरा हुआ है या थोड़ा सा इजी नहीं फील कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप वहाँ पर कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ नॉर्मल बोलचाल से आपको शुरू करना है कि कैसा लग रहा है आपको, बाहर का मतलब मौसम आ, जैसा नॉर्मल बातें करनी है। आपको मेरे यहाँ आने में दिक्कत तो नहीं हुई,
ये सब सारी चीज़ें कुछ उसको थोड़ा सा कंफर्ट वे में लेके जाए। फिर समटाइम्स जो मिसकंसेप्शन होता है या पहले से जो क्या कहते हैं गलतफहमी और भ्रांति है पेशेंट्स में, तो दूर करना है उसको। सेशन के लेकर, इंटरव्यू को लेकर अगर उसके अंदर भ्रांति है तो पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और हमारा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको बता देना है चीज़ें कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली आप उसको भ्रम में नहीं रखिए, आप बताइए कि भाई आप यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं और हमारे साथ आपका कुछ देर का वार्तालाप होगा, उसमें आप कुछ बातों को रखेंगे, मैं उस चीज़ों को नोट करूँगा, और इस प्रकार की ये साधारण कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होगा हमारा, और कुछ नहीं। जब इस टाइप की बातें आप उसको बताएंगे या अपने जो इंटरव्यू प्रोसेस को या अपने जो सेशन आपका चलेगा उसके जो मुख्य पॉइंट्स होंगे वो होंगे, तो आपको लगता है कि उचित है इसके बारे में बता देना चाहिए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, कैसे होगा, तो जो पेशेंट है वो थोड़ा अपने आप को कंफर्ट फील करे कि ओके अच्छा, तो यही सब चीज़ें मेरे साथ होने वाली है, तो थोड़ा वो रिलैक्स और कंफर्ट फील करेगा। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग द रेपो। तो क्लियर है रेपो के बारे में? यस सर। रेपो क्लियर है? मेधा, इसको अगर वहाँ देखना है तो एक बार देख सकती हो उसमें स्लाइड शेयर में, शेयर स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है, शेयर स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो मैंने रेपो लिखवाया है, एक बार पढ़ देता हूँ। रेपो रेफर्स टू पॉजिटिव, रेपो रेफर्स टू पॉजिटिव कंफर्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड क्लाइंट। ठीक है, क्लियर है? देयर इज नो स्पेसिफिक trick or magic available to establish rapport, but one has to develop an attitude of acceptance, understanding, and respect for the integrity of patients. Clear है ये point? Yes, sir. Clear है ना? Yes, sir. Now the third point हाँ, है, it is also not required the clinician to be friend with all the patients. सभी के साथ एकदम से दोस्ताना होने की जरूरत नहीं है, बल्कि it does require that patient not be prejudged. Patients को prejudgment नहीं करना है, it should not be rejected, तिरस्कृत नहीं होना है, should not be criticized based on the problem. उसके प्रॉब्लम के कारण से या प्रॉब्लम कुछ बता रहा है या प्रॉब्लम को सुन के आपको ऐसा नहीं है कि उसको प्रीजजमेंट करना है, उसको रिजेक्शन करना है या फिर क्रिटिसाइज करना है। क्लियर है? देखो ओके। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव स्टाइल्स। ठीक है ना? तो अब ये दूसरे फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड कंपोनेंट करेंगे बात इसमें कह रहे हैं कि इंटरव्यू स्टाइल्स क्या होगा आपका, आपके इंटरव्यू का जो स्टाइल है या किस तरीके से किस प्रकार का इंटरव्यू आप कंडक्ट करेंगे। तो इसमें एक सबसे ब्रॉडर जो हेडिंग है वो है डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। ठीक है ना? तो आप दो तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया सकता है, एक तो डायरेक्टिव टाइप बोलते हैं और इसको एक बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। कुछ बोल रहे हैं? ओके। नहीं सर। जो डायरेक्टिव स्टाइल है क्वेश्चनिंग का, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है ना? ये जो स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, तो जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को रेज करेंगे, किस तरह से आपका सेशंस इंटरव्यूअर के द्वारा कैसे ये जो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन को आप शुरुआत कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन रखेंगे। तो दो तरीका होता है, एक डायरेक्टिव होता है मेथड और एक होता है नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल्स में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, ठीक है ना, डायरेक्टिव स्टाइल में इंटरव्यूअर जो होता है वो टारगेटेड क्वेश्चंस होता है, वो स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चंस करेगा उससे। समझ आ रहा है ना? इंटरव्यूअर जो होता है वो टारगेटेड क्वेश्चन करेगा और कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा, यानी कि जो कुछ उसको जानना है उससे रिलेटेड उसके पास क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से क्वेश्चन का प्रारूप या क्वेश्चंस का पैटर्न तैयार रहता है,
सीक्वेंस में तैयार रहेगा, ठीक है ना, और उस क्वेश्चंस को वो एक एक करके इंटरव्यूअर से पूछते जाता है। समझ में आ रहा है? जो डायरेक्टिव वर्सेस डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ इंटरव्यू है, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार होते हैं, उसके सीक्वेंशियली वो तैयार होते हैं, और इंटरव्यूअर्स क्या होता है उस क्वेश्चंस को पूछते जाता है वन बाय वन, उससे क्या होगा वो पूछते जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चर्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, प्री डिटरमाइंड है, पहले से तैयार हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके इंटरव्यू जो क्लाइंट है उससे पूछा जाता है, ठीक है। एक यह तरीका है। और यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स का आंसर ब्रीफ में होता है, लंबा चौड़ा आंसर नहीं होगा। कोई क्वेश्चन पूछा गया उससे किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ब्रीफ में आंसर देगा, यस नो, या जो कुछ जानकारी लेने के लिए बोला गया उससे पूछा गया तो उसका जस्ट वो आंसर देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर टाइप है। आपसे क्वेश्चंस आपने उससे पूछा, आप लगातार उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो उस क्वेश्चन का आंसर किए जा रहा है, ब्रीफ में आंसर वो किए जाता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में सिंगल वर्ड्स में यस नो या फिर और कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें क्लाइंट्स को ज़्यादा इलोबरेट करने का गुंजाइश नहीं रहता है, क्लाइंट्स को ज़्यादा विस्तृत फॉर्म में बोलने की छूट नहीं रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टिव टाइप है, डायरेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर्स एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। हाँ मेरा आ रहा है? सिर्फ यस या नो में जवाब देंगे। हाँ, इसमें यस और नो में जनरली जवाब होगा, क्वेश्चंस ऑलरेडी डिसाइड होता है, तो ज़्यादा क्लाइंट्स को इलोबरेट करने का मौका नहीं मिलता है, तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो हैं का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, और वो लोग क्या करते हैं सिर्फ यस और नो बोलेंगे। हाँ, फॉर यस नो वैसे कुछ पूछा भी जा सकता है, यस नो नहीं, कब से हो रहा है आपको, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको कितनी बार सुसाइड अटेम्प्ट पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया आपने, सिंपल, कितनी बार सुसाइड, जैसे कि डिप्रेशन वाला सुसाइडल केस आया है तो पूछ सकते हैं कि हाउ ऑफन यू हैव अटेम्प्टेड फॉर द सुसाइड लास्ट 3 months या 3 years या 4 years या इन योर पास्ट लाइफ, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। या बहुत सारे क्वेश्चन फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना है कि आपके परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है या रही है नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हुए, है कि नहीं। या फिर मान लीजिए किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर पढ़े थे ना हम लोग, याद आ रहा है ईटिंग डिसऑर्डर, कोई ईटिंग डिसऑर्डर वाला है तो उससे कुछ पूछ सकते हैं आप कि भाई आपके ये कब से प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग है। ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। आप हिस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं कि कितनी बार होता है, पैनिक अटैक आ रहा है तो कितनी बार पैनिक अटैक आ जाता है, या फिर अगर आप ईटिंग डिसऑर्डर वाले हो तो कितनी बार आप मतलब बिंजिंग और पर्जिंग का काम करते हैं, वोमिटिंग होता है ना, ये बिंजिंग और पर्जिंग का काम करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग है, ठीक है ना। आप ड्यूरेशन पूछ सकते हैं कि कब से कितने देर से हो रहा है, कब से चल रहा है, ये सब। तो ये से सारे चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पहले से जो है ना साइकोलॉजिस्ट तैयार करके रखता है। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं तो पहले से तैयार करके रखता है और इसका मिलता भी है, फॉर्मेट ही आता है। डिपेंड करता है कि किस किस प्रकार के इंटरव्यू मुझे क्या क्या पूछना, पहले से फॉर्मेट आता है, हम आगे बताएंगे आपको इसमें। तो वो प्री डिसाइडेड होता है और एक एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है और क्लाइंट जो होता है उसका ब्रीफ में आंसर देता है। ये डायरेक्टिव स्टाइल है, ठीक है ना, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ इंटरव्यू है या क्वेश्चनिंग है। इसमें इंटरव्यूअर्स को क्लाइंट्स को ज़्यादा इलोबरेट करने का मौका नहीं मिलता है, खुल के बोलने का मौका नहीं है, डिसाइडेड ऑलरेडी कि इससे क्या क्या हमको जानकारी है ना। एक दूसरा स्टाइल भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। नॉन डायरेक्टिव स्टाइल में इंटरव्यूअर जो होते हैं वो ज़्यादा इसमें उनका ज़्यादा उसमें रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं होगा, बल्कि ये जो इंटरव्यू का जो कोर्स है, इंटरव्यू के कोर्स को क्लाइंट डिसाइड करेगा, क्लाइंट के हिसाब से वो चलेगा। समझ में आ रहा है। नॉन डायरेक्टिव स्टाइल्स में क्या होगा कि जो कोर्स ऑफ इंटरव्यू है
इज गाइडेड बाय या डिसाइडेड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ, यानी कि क्लाइंट्स को फुल आज़ादी है कि वो अपनी बातों को पूरी रखे, ठीक है ना, और वो खूब अपना समय दे सकता है अपनी बातों को रखने के लिए, या जिस चीज को वो पहले डिस्कस करना चाहता है, जिस वे में करना चाहता है, वो अपनी बातों को रख सकता है। यहाँ नॉन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा इसमें पूछताछ नहीं करते, वो सिर्फ सिंपल, जैसे कि वो सिंपल क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है ना, कि अच्छा बताइए आपको, आप अपने जो आपको सैडनेस आ रही है या डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। सिंपल क्वेश्चंस। आपको सैडनेस, इफ यू आर फीलिंग सैड देन टेल मी अबाउट योर सैडनेस। नाउ वेरी मच ओपन है, बहुत सारे चीज़ों को बोलने के लिए अब उसके पास कोई तरह से मतलब पूरा छूट है। वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस उससे नहीं किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वो अपनी बातों को अब रख सकता है, अपनी बातों को डिटेल में रख सकता है वो, ठीक है ना, और जितना समय चाहे, लॉट ऑफ टाइम ही कैन स्पेंड ऑन पर्टिकुलर किसी स्पेशल टॉपिक पर वो अपनी बातों को रख सकता है, ठीक है। और एक लेंदी रिस्पॉन्स हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कोर्स ऑफ इंटरव्यू है उसमें ज़्यादा डिटरमाइंड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ। क्लाइंट अपने मन, हाँ, क्लाइंट अपने मन से, अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है, उसको लिबर्टी दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इतनी छूट है। ये नॉन डायरेक्टिव स्टाइल होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का प्रारूप समझ में आ गया। इसमें कैसे होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको टेल मी अबाउट डेटिंग प्रॉब्लम्स, जो आपकी डेटिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में आप बताइए। ये नहीं कि कब हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ कितनी बार हो रही है, आप स्वयं बताइए इसका, आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में स्वयं बताइए। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई रहती है। समझ में आ रहा इसमें है? खुद अपना प्रॉब्लम हाँ, शेयर करना है तो तो अपने अपने से स्वयं से ही आप अपनी बातों को रखिए, जिस तरीके से रखना चाहते हैं उस तरीके से रखिए। जिस टॉपिक को आप पहले रखना चाहते हैं उस टॉपिक को पहले रखिए, और जो बातें करनी चाहते हैं, जिस पर इतना समय देना चाहते हैं, वो आप रखिए। क्योंकि यह जो तरीका है, ये जो इंटरव्यू का जो है तरीका है, ये दैट इज गवर्न बाय द क्लाइंट इटसेल्फ, ठीक है ना। दैट द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इज गाइडेड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो ये जो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। नाउ इन दोनों स्टाइल्स का कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान। अगर हम डायरेक्टिव स्टाइल्स की बात करें तो डायरेक्टिव स्टाइल्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट है उसको पता है कि मुझे क्या क्या जानकारी लेनी है, ठीक है। मेधा क्लियर है? हाँ सर। तो मैं बता रहा था कि जो दोनों स्टाइल है आपको